Morning, dear students. Today I am going to take the subject of constitutional law for the LLB first year students, in which I have discussed with you in my last two classes about the important amendments of the Indian Constitution. In the continuance of the same topic, today I am going to take some another important constitution amendments for your understanding. So let's start. The today's topic is the amendment of Indian Constitution. So in the series of the important amendments, the next amendment is the Constitution 24th Amendment Act 1971. This is we call the 24th Amendment of the Indian Constitution. It came into force in the year 1971. What was the changes made through this amendment? So the first was affirm the power of Parliament to amend any part of the Constitution, including fundamental rights. Second, made it compulsory for the President to give his assent to a constitutional amendment bill. तो देखिए 24वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था उसके द्वारा जो इम्पोर्टेंट चेंजेस किए गए संविधान के अंदर वो क्या थे। पहला था कि संसद को ये शक्ति दी गई कि वो संविधान के किसी भी भाग में जिसके अंतर्गत मूल अधिकार भी शामिल हैं उनमें संशोधन कर सकती है। पहले क्या था, देखिए 24वें संविधान संशोधन से पहले ये एक डायलेमा वाली पोजीशन में था कि क्या मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। तो बहुत सारे केस लॉज जो हम फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे और अमेंडमेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, तो इस कन्फ्लिक्शन को कि अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं दूर किया गया 24th अमेंडमेंट के थ्रू, जो बहुत इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट साबित हुआ कि फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट किया जा सकता है। संसद को ये शक्ति है कि वो संविधान के किसी भी भाग में जिसमें मूल अधिकार भी शामिल है संशोधन कर सकती है। सेकेंड, made it compulsory for the President to give his assent to a constitutional amendment bill. इसके अलावा ये भी आवश्यक कर दिया गया कि किसी भी संविधान संशोधन के लिए जो बिल प्रोड्यूस किया जाता है, लाया जाता है, उस पर राष्ट्रपति की जो वह सहमति है वो ज़रूरी है, अन्यथा वो बिल जो है वो संशोधन अधिनियम नहीं बन सकता। तो आपको याद रहेगा 24वें संशोधन के दो प्रमुख परिणाम हुए। पहला कि संसद को ये भी शक्ति है कि वो संविधान के किसी भी भाग में जिसमें मूल अधिकार शामिल हैं उसमें भी संशोधन कर सकती है। दूसरा, कोई भी बिल अब राष्ट्रपति की सहमति के बिना अधिनियम नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट इज 31st अमेंडमेंट एक्ट 1973। अब देखिए 1973 में जो ये 31वां संशोधन अधिनियम हुआ, इसके क्या परिणाम हुए। पहला, इंक्रीज्ड द इलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा from 525 to 545. Under the act, the upper limit of representative of the states goes up from 500 to 525 and that of the union territories decreases from 25 to 20. तो बेसिकली जो 31st अमेंडमेंट का जो परिणाम हुआ वो ये हुआ कि लोक संसद के अंदर जो संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, तो लोकसभा की जो सीट्स थीं वो पहले थी 525 525, उन सीट्स को बढ़ाया गया और उसकी संख्या कर दी गई 545। ठीक है, 545 किस तरीके से किया गया, राज्यों की जो सीट हुआ करती थी पहले वो थी 500, उसे बढ़ाकर किया गया 525
और यूनियन टेरिटरीज़ की जो सीट्स हुआ करती थी पहले वो थी 25, जिसे घटाकर किया गया 20। इस तरीके से लोकसभा की कुल सीटें 545 की गईं। ठीक है, तो 31st अमेंडमेंट की इम्पोर्टेंस यही है कि इसके द्वारा लोकसभा की जो सीटें हैं वो 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी। ये क्वेश्चन कई बार आपसे आईएएस लेवल के एग्ज़ाम्स में भी पूछा गया है कि किस ईयर में लोकसभा की जो सीटें हैं वो बढ़ा करके 545 की गई और इससे पहले जो सीटें थीं वो कितनी थीं। तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। द नेक्स्ट अमेंडमेंट इज़ 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975। अब जो 36th अमेंडमेंट है इसने क्या किया, इसने बाय दिस एक्ट सिक्किम बिकम द 22nd स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। सिक्किम को भारत संघ का 22वां राज्य घोषित किया गया। देखिए अभी कितने स्टेट्स हैं हमारे यहाँ पे, 28, ठीक है, और 29, ठीक है, 29 स्टेट्स हैं। 28 थी जब तेलंगाना बना था, पर अभी जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिल चुका है इसलिए 29 है। ठीक है, तो एट प्रेजेंट हमारे यहाँ पे 29 स्टेट्स हैं, लेकिन 22वीं स्टेट को का जो दर्जा था सिक्किम को दिया गया था कब, 36th अमेंडमेंट के थ्रू 1975 में। इसके लिए एक समझौता हुआ था बाकायदा कि सिक्किम को जो है वो भारत संघ में शामिल किया जाए। इसके नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन 37th अमेंडमेंट एक्ट 1937। इट वॉज पास बाय पार्लियामेंट ऑन अप्रैल 26, 1975 टू प्रोवाइड फॉर ए लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू अरुणाचल प्रदेश, द कंट्रीज नॉर्थ ईस्टर्न यूनियन टेरिटरी। ये बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर अगर कभी पूछा जाता है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जिनमें अरुणाचल प्रदेश भी एक है, उसको जो अरुणाचल प्रदेश है उसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली का जो गठन किया गया एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, विधानसभा और विधान परिषद जो है वो दोनों का ही यहाँ पर गठन किया गया 37th अमेंडमेंट 1975 के थ्रू। देखिए कुल 7 ऐसे राज्य और संघ प्रदेश हैं जिनमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। ठीक है, बाकी राज्यों में केवल विधानसभा का ही प्रावधान है। तो इस अमेंडमेंट के थ्रू 37th अमेंडमेंट के थ्रू अरुणाचल प्रदेश को में जो है वो विधानसभा और विधान परिषद जो है वो दोनों का गठन किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975। तो देखिए 75 में 3 अमेंडमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट हुए। पहला, सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दिया गया 36th अमेंडमेंट के थ्रू। 37वें संविधान संशोधन के थ्रू अरुणाचल प्रदेश में जो है विधानसभा और विधान परिषद की स्थापना की गई। और 39th जो अमेंडमेंट है उसके थ्रू लोकसभा ने ये बिल पास किया कि किसी भी बिल पर प्रेसिडेंट की जो है अनुमति या उसका जो समर्थन है वो आवश्यक होगा। दूसरा चीज़ जो इसमें पास की गई वो था, द एक्ट places beyond challenges in court the election of parliament of a person holding the office of the prime minister or speaker and the election of the president and vice president। साथ ही ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वो विवाद उनके पद पर रहते हुए न्यायालय में दाखिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, बियॉन्ड चैलेंजेस इन कोर्ट। ठीक है, बियॉन्ड चैलेंजेस मतलब अगर आप उस इलेक्शन को चैलेंज करते हैं तो जब तक वो पद पर हैं उनके खिलाफ केस दायर नहीं होगा, लेकिन
जैसे ही वो पद से हटते हैं उनके खिलाफ आप केस फाइल कर सकते हैं। उसका प्रॉपर प्रोसेस है, प्रोसीजर बना हुआ है। हमें पहले परमिशन लेनी होती है किसी भी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट अगर कोई केस फाइल करना चाहता है तो, ठीक है, उसकी ड्यूरिंग द अगर वो पोस्ट होल्ड करते हैं। लेकिन क्रिमिनल मैटर्स में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ सिविल मैटर्स पर एप्लीकेबल होता है। क्रिमिनल मैटर्स के लिए प्रावधान अलग से हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जब मैं ये टॉपिक आपको पढ़ाऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि किस प्रकार केस फाइल किया जा सकता है पोस्ट पर बने रहते हुए भी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।